नमस्कार जोहार साथियों। जोहार पाठशाला के रीडिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफी अच्छे होंगे और आपके घर परिवार वाले भी काफी अच्छे होंगे। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग का जो तैयारी चल रहा है वो काफी बढ़िया चल रहा है ना? तो मेरा नाम राहुल कुमार सिन्हा हुआ और आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपका रीजनिंग रहेगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपका रीजनिंग रहेगा। और इससे पहले मैं कोलकाता मेट्रो में काम करता था, है ना? तो चलिए आज हम आपको बताएँगे कि रीज़निंग को कैसे सबसे आसान तरीक़ा से बनाया जाए, है ना? वैसे तो सबको लगता है कि रीज़निंग सबसे ईज़ी सब्जेक्ट होता है, लेकिन आपको ये सोचना नहीं है, नहीं तो क्या होगा कि आप क्वेश्चन को एग्ज़ाम में छोड़ के आ जाइएगा, है ना? तो हम आपको कैसे बताएँगे कि कैसे आपको रीज़निंग को कम समय में सॉल्व करना है ना? तो मेरे साथ बने रहिए और हम आपको ये जो क्लास होगा काफ़ी एंटरटेनमेंट के साथ रहेगा, कभी बोरिंग आपको फ़ील होने नहीं देंगे, है ना? तो चलिए, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आज आपके बीच में सिलेबस लेके आए हैं और जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था आपका दरोगा का, उसका आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, है ना? उससे क्या होगा कि पता चलेगा आप लोग को कि कैसा-कैसा क्वेश्चन आता है दरोगा में, है ना? तो चलिए, स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्दी होगी अपनी। जी हाँ साथियों, वर्दी होगी अपनी। हर माँ-बाप का सपना होता है कि मेरे बेटे के कंधे पे 2 स्टार लगा रहे, है ना? हर कोई चाहता है ना? तो चलिए, सबसे पहले हम आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। बेसिकली देखिए, दरोगा में क्या होता है कि आपका 2 एग्ज़ाम होता है। एक आपका पीटी होता है और एक मेंस होता है ना? तो पीटी में आपका 120 क्वेश्चन रहेगा और मेंस में 150 क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें क्या है कि आपका मेन बेसिकली हम कवर करेंगे वो आपका रीज़निंग रहेगा, ठीक है? जो कि आपका 20 क्वेश्चन का रहेगा। और इसमें टोटल मार्क्स आपका 60 रहेगा और यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपका 3 मार्क्स रहेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 मार्क आपका कट जाएगा, है ना? तो हर क्वेश्चन को सावधानीपूर्वक से बनाना है ना? चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए, यहाँ पे आपको एसएससी के जो साइट पे ऑफिशियल जो सिलेबस था, वो थोड़ा-सा हम आपको कटिंग दिखा रहे हैं। देख रहे हैं? लिखा है मानसिक क्षमता जाँच, है ना? देखिए क्या-क्या वर्ड यूज़ किया है। इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न में से संबंधित यथासंभव, ऐसा लग रहा है कि प्रवचन का सिलेबस है ना? और आगे देखिए, प्रश्न पूछे जा सकते हैं जैसे कि सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान, कल्पना, समस्या, समाधान। ऐसा लग रहा है कि क्या करवाएगा? नहीं लग रहा आपको? तो चलिए इसी को आज हम आपको जो रीज़निंग का क्या होना चाहिए एग्ज़ैक्ट फॉर्मेट वो हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक है? तो चलिए, इसमें क्या पढ़ना है आपको? रीज़निंग 2 तरह से होता है, आपका एक वर्बल होता है और एक नॉन वर्बल होता है। वर्बल का मतलब होता है भाषिक और नॉन वर्बल का मतलब अभाषिक। भाषिक का मतलब है कि आप पढ़ के उसको समझ सकते हैं, है ना? और नॉन भाषिक का अभाषिक का मतलब हुआ जिसको मतलब कोई भी फिगर देख के बना सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, है ना? जैसे मान लीजिए वर्बल में आपका डायरेक्शन आता है, अब मान लीजिए उसको दे दिए बनाने के लिए जो इलिटरेट हो या फिर अनपढ़ हो, दायाँ-बायाँ किधर से जाएगा? पता चला कि नदिया में कूदा दिया, है ना? तो यही सब चीज़ है। तो चलिए, सबसे पहले आपका देखिए सिलेबस में क्या है, आपका जो पढ़ना है यहाँ पे आपका सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीरीज़, फिर आपका पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज़, वर्ड फॉर्मेशन, जंबलिंग और जंबलिंग में भी 2 आता है। आपका एगो आपका हो गया एक सीक्वेंस ऑफ लेटर और एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड। बेसिकली अगर देखा जाए, अगर 20 क्वेश्चन है, तो उसमें समझिए कि वर्बल से आपका 14 से 15 क्वेश्चन रहेगा और नॉन वर्बल से आपका ज़्यादा नहीं रहेगा, 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? हम लोग ज़्यादा फ़ोकस करेंगे आपका वर्बल पे। तो यही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, जैसे आपका देखिए एनालॉगी, एनालॉगी आपका हर एग्ज़ाम में पूछेगा। फिर आपका बेस्ड ऑन नंबर इसमें आता है, आपका फिर अल्फ़ाबेट वर्णमाला के आधार पे, फिर नंबर सीरीज़, फिर कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ अगर गौर से देखिएगा कि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड आपका 6 से 7 चैप्टर होता है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका वही मतलब पूछा जाता है एग्ज़ाम में, है ना? तो हम लोग जब भी अगर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ से ही स्टार्ट रहेगा क्योंकि अगर आप बेसिक अगर जानिएगा ना, तो उससे क्या होगा कि आपको हर एक क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, और फिर आपका क्या-क्या है?
सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, रैंकिंग हो गया, क्लॉक हो गया, ये पूछेगा या फिर नहीं पूछेगा। लेकिन हम लोग को तो हर क्वेश्चन सॉल्व करना है। पता चला कि एक क्वेश्चन छोड़े तो हम लोग बहुत पीछे चले गए, तो वैसा नहीं करना है। हम लोग को हर चैप्टर में ईमानदारी से पढ़ना है ना? चलिए, तो आप यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए तो वर्बल में 29 चैप्टर को लेके आए हुए हैं ना। और आपका वर्बल वर्बल में आपका लगभग 10 पढ़ लीजिएगा, ज्यादातर ये फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। नॉन वर्बल समझ रहे हैं ना? बाकी बात तो आप लोग पढ़े हैं, रीजनिंग कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यहाँ पे आपका एनालॉगी पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, सीरीज पढ़ना है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, और फिर जो भी फिगर होता है एम्बेडेड, फिर आपका पेपर फोल्डिंग कटिंग ये जो होता है ना? फिर आपका मैट्रिक्स, ये पूछेगा भी या फिर नहीं भी पूछेगा, उम्मीद है कि कम ही पूछेगा, लेकिन हम लोग इसको जानेंगे, है ना? और एक चीज है कि रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि लगता है कि रीजनिंग 5 या 6 दिन पढ़ेंगे तो मेरा हो जाएगा, ऐसा कभी गलती नहीं करिएगा, है ना? चलिए, तो ये चीज आपको सिलेबस के बारे में जानकारी मिल गया। चलिए, अब आपको क्या करते हैं, आप यहाँ पे बोर्ड पर देख सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दरोगा में पूछा गया था, है ना, 20 क्वेश्चन, आप वो चेक करेंगे कि कैसा कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए, तैयार है तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने में मैं प्रस्तुत करता हूँ। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे देखिए, आपका एक हिंदी में लिखा हुआ है और एक इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है? तो क्या लिखा हुआ है कि दी गई श्रृंखला में बेजोड़ ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपका 11 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, 41। इंग्लिश में क्या है कि फाइंड द ऑड आउट इन द गिवन सीरीज 11, 21, 31, 41। तो वहां पे बेसिकली है कि 4 दिया हुआ है, इसमें आपको ऑड किया है वो छांटना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए, तो इसको क्या करते हैं, हम बनाते हैं। चलिए, तो आप लोग रेडी है ना? चलिए, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 11, 21, 31, 41, है ना? अब यहाँ पे आप गौर से देखिएगा 11, ठीक है? 11, 11 क्या है? 11 अगर आप गौर से देखते हैं तो किसी से डिविजिबल हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर किसी से डिविजिबल नहीं हो रहा है मतलब वो क्या है? प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। बचपन में पढ़े कि नहीं? छठा सातवां में। तो वही चीज है, आपका ये क्या हो गया? प्राइम नंबर। फिर आप 21 ले लीजिए। 21, 21 अगर गौर से देखा जाए तो आपका ये डिविजिबल हो रहा है किससे? आप देखिए, पहाड़ा पढ़िए आप। पढ़े कि नहीं? 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21। जी हाँ साथियों, 21 आ गया ना? तो ये क्या है? 3 से और 7 से डिविजिबल। 7 तिया 21, 3 सते 21। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है? आपका डिविजिबल नंबर। अब उसी तरह हम देखते हैं 31 को। 31 क्या है? 31 देखिए, किसी से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो ये भी क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर समझ में आ रहा है ना? किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो खुद से और एक से डिविजिबल हो, उसी को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जो खुद से और एक से कट जाए उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं, है ना? उसी तरह 41, 41 क्या है आपका? ये भी प्राइम नंबर है, किसी से कट नहीं रहा है, तो ये भी आपका प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए, 3 इसमें प्राइम नंबर दिया गया है और एक क्या है? आपका डिविजिबल नंबर। तो हमको क्या किया है? और छांटने के लिए बोला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, यानी कि 21। समझ में आ रहा है? बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? चलिए ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं ला रहा हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है? पी आर क्यू एस के बच्चे। आप यहाँ गौर से क्वेश्चन पढ़िए, आप समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन कौन सा चैप्टर का है? ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध, और भी लोग इसको बोलते हैं खूनी रिश्ता बोलते हैं, है ना? तो चलिए, इसमें आपका ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर गौर से देखिएगा तो 2 चैप्टर को मिक्स कर दिया गया है। एक आपका ब्लड रिलेशन और एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दे दिया है ना? तो इसी को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा ब्लड रिलेशन के जब हम आपको पढ़ाएँगे। तो चलिए, इसके बारे में थोड़ा-सा हम आपको बेसिक बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है? पी और क्यू एस के बच्चे हैं। याद कीजिए, पी का पिता कौन है? हमको क्या पूछ रहा है? पी का पिता कौन है? तब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक कथन दिया हुआ है 1 और 2। जैसे कि पहला आप कथन पढ़िए,
इसमें लिखा है आर पी का भाई है और टी का पुत्र है। और इंग्लिश में वही चीज को लिखा, आर इज द ब्रदर ऑफ पी एंड द सन ऑफ टी। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, यू क्यू की माता, यानी कि यू इज द मदर ऑफ क्यू। तो चलिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ना तो पता चला गलत बना दिए। चलिए, तो क्या करें, पहले हम क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो लिख लेते हैं। यहाँ बोला है पी और क्यू एस के बच्चे हैं, यानी एस। एस का बच्चा कौन कौन है, पी और क्यू। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप इसको स्टेटमेंट में फिट करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है आर पी का भाई है और टी का पुत्र है, यानी कि आर पी का भाई है, आर पी का भाई है और टी का पुत्र है ना, टी का पुत्र है, टी का पुत्र है। समझ में, ये फॉर्मेट हो गया। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं ब्लड रिलेशन के बारे में। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर प्लस को हम अगर लेते हैं, हम आपको ऐसा ही आपको बताएंगे कि ब्लड रिलेशन में कैसे कैसे बनाया जाता है ना। प्लस अगर हम लिखते हैं तो इसको डिनोट करेंगे हम लोग मेल से, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, हर लोग अलग अलग सिंबल का यूज करते, कोई ट्रायंगल का, सर्कल का भी यूज करते हैं, लेकिन हम आपको प्लस माइनस ये सब के हिसाब से हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे जो अगर माइनस देंगे तो ये आपका फीमेल को डिनोट करेगा, फीमेल को डिनोट करेगा। और एक आपका जो डैश है लंबा वाला, उसको हम लोग सिबलिंग के हिसाब से यूज करेंगे। सिबलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपका भाई बहन, फिर ये जैसे आपका चचेरा भाई, ममेरा बहन, भाई, ऐसा होता है ना। तो उसी को हम डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये वाला चीज साइन है ना, इसको हम लोग सिबलिंग से डिनोट करेंगे। फिर एक हम लोग यूज करेंगे ऐसे वाला, इसका मतलब हुआ कपल। कपल का मतलब क्या होता है, जैसे माता पिता हो गया, फिर आपका पति पत्नी हो गया, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग ये साइन को यूज करेंगे। और एक होता है जनरेशन गैप, ये है ना, जैसे ये वाला आ रहा है ना जनरेशन, तो ये हम जनरेशन गैप के लिए यूज करेंगे। जैसे बेसिकली कितना जनरेशन होता है, हम लोग ब्लड रिलेशन में ज्यादातर 3 ही रिलेशन पूछेंगे, एग्जाम में पूछेगा, ज्यादा पूछे नहीं। हालांकि 4 रिलेशन से भी क्वेश्चन बनता है ना। तो हम लोग को ज्यादातर ध्यान देना है 3 ही रिलेशन पे। एक होता है ना दादा, दादा का बेटा, यानी कि उनका बेटा जो हुआ, फिर बेटा का फिर बेटा, ये 3 होता है। और एक होता है ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मतलब परदादी, फिर परदादा, ऐसा होता है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। बाकी बात, ये सब चीज समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। चलिए, तो ये पहला स्टेटमेंट को हम लिख लिए, है ना। पहला स्टेटमेंट आपका ये है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, दूसरा बोला है कि यू क्यू की माता है ना। तो क्वेश्चन क्या था आपका, एस, पी आर क्यू क्या है, एस के बच्चे हैं। अब यहाँ जो स्टेटमेंट बोला है, यू इज द मदर ऑफ क्यू, यू, तो यू क्या है, यू माँ है क्यू की, है ना। तो यहाँ पे देखिए माँ, यानी फीमेल आपको बताए थे, है ना, बताए थे कि नहीं। तो ये चीज अगर ध्यान से देखें, अगर ये माँ है तो इसका ये सिंपल है कि हस्बैंड हो गई, है ना, तो ये प्लस हो गया। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जेंडर पता चल रहा है, यहाँ पे जेंडर पता चल रहा है, पता चल रहा है कि नहीं। तो इसके हिसाब से ये आपका स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या बोला है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर देखिएगा तो जेंडर पता ही नहीं चल रहा है कि ये इसका पिता है कि माता है, कुछ पता चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, जेंडर पता नहीं चल रहा है, जेंडर इज नॉट डिफाइंड, जेंडर इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कि फिर से आपको बताएं, है ना। चलिए देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट के बारे में कुछ ये जो क्वेश्चन है इस बारे में पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, पी का पिता कौन है, पी का पिता। तो यहाँ पे पी का पिता, पी का पिता ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये माँ है कि बाप है, कुछ पता चल रहा है। और इसमें देखिए आपका पता चल रहा है पी का पिता, है ना, ये पता चल रहा है ना yes, क्योंकि ये माँ है तो इनका हस्बैंड ही होंगे वो, है ना। तो चलिए, समझ में आया कि नहीं। चलिए, मजा आ रहा है कि नहीं। चलिए,
तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका केवल 2, है ना? अब तीसरा क्वेश्चन भी अगर ध्यान से देखिएगा तो ये भी ब्लड रिलेशन का ही है। अब देखिए यहाँ पे ये काफी मजेदार क्वेश्चन है, ये थोड़ा पढ़ने का कोशिश करिए कि रोहित आदित्य का पिता है, लेकिन आदित्य उसका पुत्र नहीं है। मोहिनी आदित्य की बेटी है, शालिनी रोहित की पत्नी है, गौतम आदित्य का भाई है, हिमांशु गौतम का पुत्र है। फिर क्या लिखा? मीरा गौतम की पत्नी है, गोविंद मीरा के पिता है। अब पूछा है कि रोहित की पोती या नतनी कौन है? समझ में आया क्वेश्चन? चलिए, इंग्लिश वाले जो होंगे, चलिए इंग्लिश में भी आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं ना कि रोहित इज द फादर ऑफ आदित्य। रोहित इज द फादर ऑफ आदित्य, बट आदित्य इज नॉट हिज सन, है ना? मोहिनी इज द डॉटर ऑफ आदित्य, शालिनी इज द स्पाउस ऑफ रोहित। तो ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन जैसा जैसा बोलता है वैसे वैसे करते चले जाते हैं कि नहीं, तब मजा आएगा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, आप बोला है कि रोहित आदित्य का पिता है, ठीक है? रोहित आदित्य का पिता है, रोहित, है ना? रोहित आदित्य का पिता है। अभी हम आपको जेंडर बताए थे ना, ये जनरेशन गैप भी बताए थे। ये जो है जनरेशन गैप को डिनोट करता है। तो देखिए, ये पिता हो गया, एक जनरेशन यहाँ पे है। टोटली क्या होता है? एक आपका ग्रैंडफादर, उसके नीचे उसका बेटा, फिर उसका फिर पोता, है ना? ये लगभग 3 होता है, एक परपोता भी होता है, लेकिन उसको अभी नहीं देखेंगे, है ना? जब हम लोग पूरा अच्छे से बनाएंगे तब वहां पे सीखेंगे। तो रोहित इज द फादर ऑफ आदित्य, लेकिन आदित्य उसका पुत्र नहीं है, ठीक है? अब बोला कि मोहिनी आदित्य की बेटी है, मोहिनी आदित्य की बेटी है, मोहिनी आदित्य की बेटी है। फिर क्या बोला है कि शालिनी रोहित की पत्नी है, शालिनी जो है रोहित की पत्नी है। चलिए, शालिनी को शादी करवा देते हैं रोहित से, है ना? जैसा कि अभी माहौल चल रहा है शादी का, है ना? तो क्या किए, रोहित जी का शादी करवा दिए, किसे? शालिनी जी का। समझ में आ रहा है ना? चलिए, शादी हो गया। चलिए, अब क्या बोला है? गौतम आदित्य का भाई है, गौतम जो है, गौतम आदित्य का भाई है। समझ आ गया? अब क्या बोला कि हिमांशु गौतम का पुत्र है, हिमांशु जो है गौतम का पुत्र है, हिमांशु, हिमांशु गौतम का पुत्र है, यानी कि बेटा है, यानी कि सन है ना? फिर बोला है कि मीरा गौतम की पत्नी है, मीरा जो है, अब मीरा को चलो, अब मीरा का भी शादी करवा देते, किसे? गौतम से, है ना? रोहित का शादी करवा दिए शालिनी से, अब गौतम का भी शादी करवा दी मीरा से। समझ में आ गया ना? 2 शादी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नहीं? चलिए, फिर लिखा है कि गोविंद मीरा के पिता है, गोविंद जो है मीरा के पिता है। तो गोविंद का दामाद कौन है? गौतम, है ना? चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ तक लिख ली। अब बोला है कि रोहित की पोती या नतनी, पोती या नतनी, है ना? यानी कि ग्रैंड डॉटर कौन है? तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखिएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन का फॉर्मेट तो ये हो गया, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वो कर दिए, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पोती पूछ रहा है कि पोती या नतनी रोहित का। अगर देखा जाए, क्वेश्चन में पूछा है आदित्य उसका पुत्र नहीं है, आदित्य उसका पुत्र नहीं है। तो आदित्य क्या है? अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री तो होगी ना? तो चलिए, ये आदित्य लड़की है, और यहाँ पे मोनी क्या है? हिमांशु क्या है? बेटा है, और गौतम उसका क्या है? भाई है ना? अब पूछा है क्या? आदित्य उसका पुत्र नहीं है, मोनी उसका पुत्र नहीं है। तो रोहित की पोती या नतनी कौन हो जाएगा? आपका मोहिनी हो जाएगा। मोहिनी क्यों होगा? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2-3 जनरेशन दिया है, एक ये, एक, 2, 3। तो यहाँ पे तो ये पोती तो नहीं होगा, ये पोता अगर पूछता तो वो अलग चीज है। यहाँ पे पोती या नतनी पूछा है, तो अगर गौर से देखिए तो ये नतनी ही होगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है दोनों चीज दे दिया है, पोती या नतनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहिनी। और यहाँ पे देख सकते हैं, आदित्य जो है वो लड़की है, लेकिन सबको ऐसा लग रहा है कि वो लड़का है। नाम से, नाम पे मत जाइएगा, ताकि नाम बहुत सारा, जैसे आपका सुमन हो गया, विक्की हो गया,
देखते हैं, नाम से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। फिर आप एक मूवी देखे होंगे आप, चुप चुप के देखे हैं शाहिद कपूर का? उसमें जो परेश है, क्या बोलते हैं, एक ना कॉमेडी वाला जो रहता है राजपाल यादव, जो वहां नाव खरीदने के लिए जाता है, उसका किडनैप कर लेता है। तो वहां बोलते हैं ना कि जो मेरा शीतल से लड़ेगा तो मैं वो नाव वापस कर दूंगा। तो राजपाल यादव बहुत खुश हो जाता है कि मैं लड़ूंगा। पता चला कि शीतल कोई लड़की नहीं थी, लड़का था। बेचारा का हालत खराब हो जाता है। फिर वही दंगल होता है। चलिए, तो मजा आया कि नहीं ये क्वेश्चन? इसका आंसर क्या हो गया आपका? मोहिनी हो गया। ठीक है। अब चलिए, चौथा क्वेश्चन आपका। देखिए, यहाँ पे काफी कितना सुंदर फिगर दिया हुआ है। आप अगर गेम में इंटरेस्ट रखते होंगे तो ये पता चल गया होगा, ये फुटबॉल का गेम है ना? और ये चीज देख रहे हैं आप, वो फुटबॉल का गेम है। और ये आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये टेनिस का गेम होता है ना? तो चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। यानी कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। यहाँ पे देखिए, आपको दिया हुआ है कि फुटबॉल को रिलेटेड किया है आपका सॉकर। ठीक है, तो बताइए टेबल टेनिस को किससे रिलेट किया जाएगा? तो अगर ध्यान से देखिएगा तो अभी हम आपको पिक्चर दिखाए थे, पिक्चर दिखाए थे कि नहीं? उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम आपको पिक्चर इसलिए दिखाएं कि आपके माइंड में वो कैच हो जाए, तब आपको क्वेश्चन बनाने में काफी मजा भी आएगा और आपको याद भी रहेगा, है ना? तो देखिए, फुटबॉल को रिलेट किया है सॉकर से, तो टेबल टेनिस को क्या करेंगे? तो चलिए सीखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर देखिएगा, फुटबॉल, तो फुटबॉल को ही पहले क्या बोला जाता था? सॉकर बोला जाता था, है ना? सॉकर जो था वो फुटबॉल से पहले नाम था। तो उसी तरह आप टेबल टेनिस का अल्टरनेट नेम पूछ रहा है ना? तो चलिए, तो आपका अगर यहाँ पे देखिएगा तो चार ऑप्शन दिया गया है। एक आपका पिंग पोंग है, एक आपका डिंग डोंग है, एक पैडलर, एक रैकेट। रैकेट, पहले रैकेट। रैकेट नहीं होगा। रैकेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि रैकेट से ही खेला जाता है टेबल टेनिस। बैडमिंटन वगैरह खेले कि नहीं, वो चीज रैकेट से ही खेलते हैं, ऐसे नहीं खेलते। तो उसको बोलते हैं रैकेट। एक पैडलर हो गया, वो तो साइकिलिस्ट हो गया। फिर डिंग डोंग आपका गाना भी है, ये डांसर भी है ना? ये चीज को अब पिंग पोंग, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसलिए क्योंकि पिंग पोंग ही जो है ना आपका टेबल टेनिस का अल्टरनेट नाम है। और पिंग पोंग के बारे में हम थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। ये आपका इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था, जो कि आपका फुटबॉल भी आपका इंग्लैंड का ही गेम है। तो ये आपका 1921 में, मैंने 1921 या 22 में आपका पिंग पोंग का नाम चेंज करके टेबल टेनिस कर दिया गया था, है ना? दोनों इंग्लैंड से ही लिया गया था गेम, समझ? इसी को बोलते हैं रैकेट। ये जो देख रहे हैं ना हाथ में जो लिया हुआ है उसको। और ये एक चीज है कि आपका जो टेबल टेनिस गेम होता है वो आपका इंडोर गेम होता है, और फुटबॉल क्या होता है? आउटडोर गेम होता है, बाहर में मैदान में खेलते हैं। समझ में आ गया? चलिए, मजा आ रहा है कि नहीं? चलिए, अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि निम्नलिखित शब्दों के केवल पहले और अंतिम अक्षर को परस्पर बदला जाए तो परस्पर बदलने के बाद आरोही क्रम में रखने पर इनमें से कौन सा दूसरे स्थान पर आएगा? अब थोड़ा हम आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कुछ इंग्लिश वाले भी होते हैं, है ना? चलिए आपको इंग्लिश में भी पढ़ा के सुना देते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ ओनली द फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर टू बी इंटरचेंज्ड, तो which of these shall come second when placed in ascending order once the interchange has been done? अगर आप क्वेश्चन को मोटा मोटी देखा जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आरोही, है ना? और एक होता है अवरोही। इसमें कंफ्यूजिंग क्रिएट मत हो जाइएगा, उसका इंग्लिश वाला आप देख लीजिएगा पहले, है ना? उसका मतलब होता है असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या होता है बताइए? असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग का मतलब घटते क्रम में, ऐसा होता है। नहीं तो पता चला गलत कर दिए। तो यहाँ पे क्या बोला है? आपको चार यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, और सबको क्या बोला है कि आप उसका लास्ट वर्ड, लास्ट लेटर और फर्स्ट लेटर को इंटरचेंज करना है, बाकी बात को सेम रखना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको अल्फाबेट में सजाएंगे। उसके बाद आपका जो दूसरे स्थान पर होगा वो उसका जवाब देना है। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, इसको इंटरचेंज करना है।
तो सिम्बायोटिक। तो क्या करते हैं, लास्ट लेटर को फर्स्ट से रिलेट करते हैं और लास्ट फर्स्ट को लास्ट में इंटरचेंज कर देते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, CYMBIOTIS, है ना। अब उसी तरह बी, बी भी क्या है आपका, आप सी को एस में कन्वर्ट करिए और एस को सी में कन्वर्ट करिए, तो आपका हो जाएगा CYSTEMIS। उसी तरह आपका सिस्मिक, यानी कि CEISMIS। और चौथा गौर से देखिएगा तो इसमें भी लास्ट में क्या, लास्ट में से और फर्स्ट में से, तो इसका इंटरचेंज भी करेंगे तो मतलब है नहीं है, तो उसको सेम टू सेम लिख दीजिए आप, सिम्बोयसिस, सिम्बोयसिस। अब इसको क्या करना है, आप इसको अल्फाबेट के हिसाब से सजा दीजिए, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा आपका, एस, एस तो लास्ट में आएगा, है ना, डिक्शनरी के हिसाब से। और तीन में सी है, तो देखिए सब में सी सी है। अब दूसरा लेटर चेक करते हैं, इसमें ई है, इसमें वाई है, इसमें भी वाई। तो क्या हो जाएगा आपका, पहले ई आता है इसलिए आपका ये पहला हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें सी वाई, फिर आपका एम एस, पहले एम आता है इसलिए आपका ये सेकेंड हो जाएगा, फिर आपका ये थर्ड और ये आपका फोर्थ। तो हमको पूछा है कि इनमें से कौन सा दूसरे स्थान पर आएगा, तो अब देखिए दूसरे स्थान पे कौन हो गया आपका, सिम्बोयसिस हुआ ना। अब इसी को कन्वर्ट कर दीजिए, वही आंसर हो गया आपका, यानी कि ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है कि नहीं, चलिए, नहीं समझ में आएगा तो हम आपको फिर से बताएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है ना। चलिए, अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपका दो कथन दिया हुआ है और दो निष्कर्ष दिया हुआ है। अब आपका जो दिया हुआ है, पहला कथन क्या है कि डेंगू मच्छरों से फैलता है, और दूसरा कथन प्लेग टीशू द्वारा फैलता है। डेंगू तो मच्छर से ही फैलता है, और जो टीशू है वो क्या है आपका, प्लेग के द्वारा फैलता है। तो अगर देखा जाए, टीशू भी एक तरह का चूहा का कैटेगरी में आता है, उसको काटने से क्या होता है आपका, फैल जाएगा आपका वो बीमारी, एक बीमारी होता है प्लेग, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, आप निष्कर्ष देखिए क्या लिखा है, कीट नियंत्रण महत्वपूर्ण है, और दूसरा क्या है कि किसी जीव को मारना पाप है। अब यहाँ पे देखिए, कीट नियंत्रण महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो बिल्कुल जरूरी है। अगर आप कीट नियंत्रण नहीं करिएगा तो क्या होगा, रोग फैलेगा, रोग फैलेगा तो क्या होगा, बीमारी फैलेगा, है ना। तो इसके हिसाब से ये निष्कर्ष जो क्या है आपका, ये सही है। अब दूसरा क्या बोला है कि किसी जीव को मारना पाप है। अगर आप देखिएगा, कथन में वो ऐसा कुछ बोला नहीं है, हत्या करने के बारे में नहीं बोला है, हत्या करने के बारे में नहीं बोला है। और यहाँ पे आपका निष्कर्ष में दे दिया है किसी जीव को मारना पाप है। ये तो सही है, किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, है ना। लेकिन क्या कीजिएगा, इस टाइप का अगर क्वेश्चन होता है तो जो निष्कर्ष होता है वो हमेशा डिपेंडेंट होता है किस पे, स्टेटमेंट पे। तो जो स्टेटमेंट में बोला है उसके हिसाब से निष्कर्ष को देना है ना। तो आपका जो है, आपका पहला निष्कर्ष सही है, बाकी बात दूसरा गलत है। तो आपका यदि केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, ये समझ में आ गया आपका, ये ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में भी देखिए काफी काफी सुंदर चित्र दिया हुआ है। अगर आप देखिएगा तो ये चित्र को आप समझिए पहले, है ना। चित्र को जब आ गया तो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, ये क्या है, ये क्या है बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये देखिएगा कितना प्यारा लग रहा है, ये आपका बियर, पोलर बियर है। क्या है आपका, पोलर बियर, इसको पोलर बियर बोलते हैं, पोलर बियर, पोलर बियर। और ये क्या है आपका, पांडा। पांडा के बारे में जानते हैं कि नहीं, पांडा अधिकांश ये चीन एरिया में पाया जाता है। और इसका देखिए ये बाल बच्चा है, पांडा के ये बाल बच्चा है। और ये भी क्या है आपका, आर्कटिक एरिया में पाया जाता है। आर्कटिक एरिया जो ग्लोब में देखिएगा तो जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है अलास्का हो गया, फिर आपका रसिया कुछ पार्ट होता है, ये सब आपका वहीं पे आपका पोलर बियर पाया जाता है। कितना सुंदर है, कितना व्हाइट, वो बर्फ में ही रहता है इसलिए इसका जो कलर होता है व्हाइट होता है। आप देखिएगा तो ये पांडा का भी देख रहे हैं, जो आंख देख रहे हैं कितना गोल गोल काला काला है ना, काफी सुंदर लगता है देखने में। अब एक यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, ये कौन सा जानवर है,
कमेंट करके बताइए, है ना? हम आपको तब तक क्वेश्चन मिल जाते हैं। चलिए, अब यहाँ दिया है कि दी गई श्रृंखला में बेजोड़ ज्ञात कीजिए। देखते हैं हिंदी कितना भयंकर यूज करता है, बेजोड़। देख रहे हैं ना? इसलिए हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए हमेशा कद्र करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या-क्या दिया है कि ध्रुवीय भालू, पांडा, शहद, स्लॉथ। ये और छाँटने के लिए दे रहा है ना? तो अभी हम आपको चित्र में बताया था ना? तो ये पोलर बियर क्या है आपका? जानवर है। स्लॉथ, ये फिर है आपका हनी, फिर पांडा। पांडा भी बताएँ आपको, ये भी आपका एनिमल है ना? एनिमल मतलब जानवर। फिर आपका ये भी एनिमल है और एक स्लॉथ। स्लॉथ, अगर अभी गौर से देखिएगा, तो देखिए अभी हम आपको बताए थे, ये जो जानवर है ना, इसी को बोलते हैं स्लॉथ। ये जो जा, जो जा, ये जो जानवर है, ये समझिए कि दुनिया का सबसे कोढ़िया जानवर है। दुनिया का सबसे कोढ़िया जानवर। और इसका काम क्या है? पेड़ की जो टहनी होता है ना, उल्टा लटक जाता है। उल्टा लटक जाता है, हमेशा एकदम पेड़े पे लटकल रहेगा, समझे? और एकदम धीमा चलता है। और इसका अगर नाखून देखिएगा गौर से, नाखून देख रहे कि नहीं? भयंकर है एकदम। एक बार गलती से गवा दिया ना, तो हालत खराब कर देगा। तो इसी को बोलते हैं स्लॉथ। ये जो स्लॉथ है ना, ये कहाँ पाया जाता है? आपका मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के हिस्से में पाया जाता है ये आपका। तो ये भी समझिए आपका भालू की कैटेगरी में है, ये भी भालू कैटेगरी में है और ये भी भालू की कैटेगरी में। यानी कि यहाँ पे 3 जानवर हो गए। और अगर आप गौर से देखिएगा, कोना में एक बेचारा साध है, बेचारे पीते रहता है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर गौर से देखिएगा, तो ये 3 आपका जानवर हो गया और ये आपका हनी क्या हो? हनी आपका स्वीट सबस्टांस है। स्वीट सबस्टांस, सबस्टांस। अब बाकी बात, तीनों क्या है? जानवर है। तो इसमें और कौन हो गया आपका? शहद हो गया, यानी कि हनी। चलिए, अब आपका क्वेश्चन दिया है एक और, गौर से पढ़िए इसको। रीता को निम्नलिखित श्रृंखला को व्युत्क्रम में फिर से लिखने के लिए कहा जाता है और उसके बाद वाई से एकांतर अक्षरों को हटा दिया जाता है। उसे यह ज्ञात करना है कि कौन सा अक्षर नई श्रृंखला को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। बेचारी रीता, अगर क्वेश्चन में अगर देखिएगा आप, बेचारे को फिर से बोल रहा है, यानी कि रीता बेचारी स्कूल से आ रही है, एक तो टेंशन में होगी और उसको फिर से वो काम मिल गया, समझे? अब बेचारी को मिल गया कि तुम ऐसा करो कि एबीसीडी लिखो और एबीसीडी लिख के उसको उल्टा कर दो, यानी रिवर्स कर दो। बेचारे के काम मिल गया, स्कूल से आई तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि व्युत्क्रम में फिर से लिखने के लिए कहा जाता है और उसके बाद वाई से एकांतर अक्षरों को हटा दिया जाता है। एकांतर का मतलब होता है अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक, समझे? उसी उसी के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो इंग्लिश में लिखा हुआ है रिवर्स, है ना? रिवर्स मतलब उल्टा और आपका अल्टरनेट यानी एकांतर। तो एक आपका एबीसीडी ऑलरेडी दिया हुआ है, वर्णमाला श्रृंखला का ये क्वेश्चन है ना? ये क्वेश्चन क्या है? चलिए हम आपको एबीसीडी की दुनिया में ले जाते हैं, बचपन की दुनिया में, आपको समझ में आएगा। हो सकता है कि आप लोग भूल गए हो, तो मेरे साथ रिवीजन करिए, मजा आएगा। ठीक है? तो आप अगर देखिएगा, ए बी सी डी जेड दिया हुआ है, ठीक है? अब यहाँ बोला है कि वाई से डिलीट करने के बाद, तो ऐसा करते हैं, हम इसको रिवर्स करते हैं, है ना? तो इसका रिवर्स क्या होगा? जेड उधर लेफ्ट साइड चल जाएगा और ये क्या हो जाएगा? राइट साइड चल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू पी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे, फिर आपका क्या हो जाएगा? आई, फिर एच, फिर जी, एफ, ई, डी, सी, बी, ए। ये क्या किया? हम उसको रिवर्स में लिख दिए, यानी कि व्युत्क्रम में लिख दिए, है ना? चलिए, अब ये बोला है कि आपको वाई से डिलीट करना है अल्टरनेटिव, तो अल्टरनेटिव बोला है वाई से, तो वाई को गायब कर देते हैं, ठीक है? वाई को गायब कर दें, वाई, फिर डब्ल्यू, फिर यू, फिर आपका एस, फिर आपका क्यू, फिर ओ, एम, के, आई,
जे, जी, फिर ई, फिर सी और उसके बाद ए। आपका जो जो है अल्टरनेट हम आप उसको हटा देते हैं। अब क्या-क्या बचा वो लिख देते हैं। नया एक सीरीज़ बनाना है ना? तो चलिए नया सीरीज़ बना देते हैं। जेड, फिर एक्स, भी, फिर क्या? आपका टी, फिर आर, फिर पी, पी के बाद क्या होगा? बताइए? पी, फिर एन, फिर एल, फिर जे, फिर एच, फिर आपका एफ, उसके बाद डी, फिर बी। इसमें काउंट करिए कितना लेटर बचा आपका? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये वाइस हम लोग डिलीट कर दिए तो टोटल कितना लेटर बचा है? क्योंकि ये नई श्रृंखला को बोला है बनाने के लिए दो विभाजन मतलब विभाजित करना है ना? डिवाइड करना है। तो यहाँ टोटल कितना अक्षर है? टोटल लेटर कितना है? 13 है ना? अब 13 को आधा करिए, 6.5 होता है कि नहीं? तो ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 2 बराबर भागों में कौन-सा लेटर बाँटेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फिर यहाँ से 6 लेटर ये हो गया और 6 लेटर आपका ये हो गया। हो गया कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो ये कौन-सा लेटर है जो 2 लेटर को डिवाइड कर रहा है? तो ये आपका एन लेटर हो गया जो 2 बराबर भागों में बाँट रहा है। समझे? यही क्वेश्चन बोला है ना? कि उसे यह ज्ञात करना है कि कौन सा अक्षर नई श्रृंखला को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो यहाँ पे देखिए एन जो है वो दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा यानी कि एन हो गया। समझ में आ गया ना? जब हम अल्फाबेट सीरीज पढ़ाएंगे वहां और भी मजेदार से बताएंगे, है ना? चलिए अगला अगला क्या बोला है? जब शब्द CADMP के अक्षरों को वर्णानुक्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो दिए गए शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं जो समान स्थिति में रहेंगे? ठीक है? यानी कि when the letters of the word CADMP are the rearranged alphabetical series, then how many such letter as in the given word remain in the same position? यानी कि कहने का मतलब है कि आपका यहाँ पे 5 लेटर दिया गया है और इसमें बोला है कि ऐसे कितने लेटर है जो अपना पोजीशन चेंज नहीं किए हैं, है ना? तो बताइए आंसर क्या होगा? तो जो बोला है वो लिख देते हैं। 5 लेटर दिया है कौन-कौन? CADMP, है ना? अब इसको क्या करते हैं कि हम लोग अल्फाबेटिकली हिसाब से इसको अरेंज कर देते हैं, है ना? तो सबसे पहले क्या होगा? ए होगा, तो ए लिख देते हैं। उसके बाद सी, फिर डी, उसके बाद एफ, उसके बाद पी, है ना? तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये दोनों पोजीशन चेंज कर रहा है यानी कि ए और सी, बाकी बात आपका चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि 3 ऐसे लेटर है जो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 यानी कि सी। समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसका हम निवारण कर देंगे, है ना? टेंशन नहीं लेना आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वर्णानुक्रम में ज्ञात कीजिए कि अगला अक्षर कौन सा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे आपका एक सीरीज दिया हुआ है ना? सीरीज दिया हुआ है, उसके बारे में बोला कि अगला क्या होगा? अगला, है ना? यानी कि सीक्वेंस बताना है। तो अगर देखा जाए पढ़िए ए, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ। अगर एक क्वेश्चन में देखिएगा तो जान कुछ नहीं था, है ना? लेकिन क्या कीजिएगा अगर नहीं जानिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना? हर क्वेश्चन को जानना ज़रूरी है। तो अगर आप देखिएगा तो ये जैसे-जैसे पढ़े तुरंत आंसर आ गया। तो यानी कि जो यहाँ पे आप ग्रुप बना रहे हैं एक, फिर एबी का, एबीसी का यानी कि एक-एक लेटर बढ़ा के ग्रुप बना रहा है ना? तो इसके हिसाब से आपका ई के बाद क्या होता है? एफ होता है। तो यहाँ आंसर एफ हो जाएगा। ईज़ी था कि नहीं? बस समझने का फिराक था। चलिए, ये क्वेश्चन में वैसा जान नहीं था, है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा तो आपके सामने क्या-क्या है? देखिए, सिगरेट, सिगरेट, क्या होता है सिगरेट? धूम्रपान होता है। अब बोलता है ना हॉल में धूम्रपान पड़ेगा महँगा। इसलिए ये सब जो तंबाकू है हमेशा ये सेहत के लिए हानिकारक होता है ना? ये कभी सेवन नहीं करना चाहिए। और ये एक और चित्र में दिया है, क्या है ये? अगर इसको अगर गौर से देखा जाए तो ये सिगरेट का ही एडवांस वर्ज़न है। सिगरेट का ही क्या है? एडवांस वर्ज़न है।
यानी कि सिगरेट से काफ़ी महँगा होता है। अगर ये देखिएगा तो ये गोइठा कलर होता है। देख रहे हैं कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं? सिगार बोलते हैं, समझे? ये रईस लोग पीते हैं। जा अक्सर ये आप लोग मूवी में देखे होंगे। बहुत सारा साउथ वगैरह मूवी, हॉलीवुड मूवी में देखते हैं। केजीएफ वगैरह मूवी में देखे होंगे, है ना? चलिए, और ये क्या है? बीड़ी। बीड़ी बीड़ी और सिगरेट से सभी लोग परिचित भली-भाँति होंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे सस्ता नशा कौन-सा है? खैनी और बीड़ी ही है, जो आपको इज़िली अवेलेबल होता है। ये गाँव में अक्सर लोग इसको ज़्यादातर बेचारे में फूँकते रहता है। देखते हैं कि नहीं? चलिए, और यहाँ पे एक चिमनी दिया हुआ है, और एक ये भी चिमनी ही बोलते हैं इसको, ईंटा वाला। घर में बनाए हैं ना, तो चिमनी ईंटा का ज़्यादातर लोग यूज़ किया जाता है। और ये जो है, ये किचन में यूज़ किया जाता है। जो रईस लोग होते हैं ना, जो पैसे वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना घर में बोलते हैं हम चिमनी लगाएँगे। तो चिमनी काफ़ी महँगा भी होता है ना? और गरीब लोग तो बेचारे ना अपना खिड़की से काम कर देता है। ये खिड़की नहीं रहेगा, वहीं पे यूज़ किया जाता है। चलिए, ये क्वेश्चन क्या है कि दी गई श्रृंखला में बेजोड़ ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है? सिगरेट, चिमनी, सिगार, बीड़ी। अभी जो हम आपको चित्र बताएँ, समझ में आया कि नहीं? वो आपको माइंड को रिफ्रेश किया होगा। अब देखिए, आप क्वेश्चन कैसे आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अरे हाँ, ये तो अभी पिक्चर के माध्यम से समझे थे, तो तुरंत बोलिएगा अरे हाँ, ये तो जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपका एक बीड़ी है, इसमें अभी ऑड छाँटना है कि ऑड कौन-सा होगा। फिर सिगार, सिगरेट, चिमनी। तो यहाँ पे अगर गौर से देखिएगा तो ये तम्बाकू है, तम्बाकू। ये तम्बाकू है, बाकी बात चिमनी तो तम्बाकू है नहीं, है ना? चिमनी क्या होता है? एक पाइप होता है, जिसके द्वारा आप धुआँ और भाप को इज़िली आप घर से बाहर या अंदर कर सकते हैं, उसी को चिमनी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, ये किचन में ही लगा रहता है, और एक जो भट्टा वाला होता है वो, है ना? ऐसा मत समझ लीजिएगा कि सर चिमनी का जो भट्टा है वो भी धुआँ देता है, और ये सब भी तीनों धुआँ देता है। तो लेकिन धुआँ देता है तो क्या कीजिएगा? ये तो तम्बाकू, ये तीनों तो तम्बाकू है, वो तो तम्बाकू नहीं है ना? तो इसलिए ये ऑप्शन आपका ऑड हो जाएगा, चिमनी। समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए, मज़ा आ रहा है कि नहीं? मज़ा आ रहा है तो कमेंट करिए। चलिए ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे लिखा है 12वां क्वेश्चन में कि इसरो, यहाँ पे देखिए 4 लेटर दिया है कि ईएसआरओ अक्षरों की सहायता से अधिकतम कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं कि प्रत्येक अक्षर प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग किया जाना चाहिए। अब यहाँ मोटा-मोटी आपको समझा देते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ना? तो यहाँ पे आपको 4 लेटर दिया है, और इसमें आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड, है ना? क्या-क्या इसका मीनिंग होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले लेटर को लिख दिया जाए? चलिए लिख देते हैं। ईएसआरओ, इसरो। अब इसरो से साउंड हो रहा है, तो ये मत समझ लीजिए कि इसरो, वो आई से स्टार्ट होता है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? कमेंट में लिखिए। उसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में होता है। कहाँ है? बैंगलोर में, है ना? चलिए, अब ऐसा करते हैं, इससे क्या-क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, वो हम बनाने का प्रैक्टिस करें, और आप लोग भी बनाइए। आप लोग कितना बना पाते हैं, वो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका गौर से देखिएगा तो क्या-क्या बन रहा है? ROSE, रोज़। रोज़ बन रहा है ना? तो ये रोज़ मतलब गुलाब। तो चलिए, ऐसा करते हैं, रोज़ को हम रेड से लिख देते हैं। अगर रेड से नहीं लिखेंगे तो रोज़ का क्या हो जाएगा? तौहीन हो जाएगा, है ना? तो चलिए लिखते हैं। पहला क्या बना आपका? रोज़, ROSE, रोज़। रोज़ मतलब गुलाब, ठीक है? एक बन गया आपका मीनिंगफुल वर्ड। अब अगला देखते हैं क्या-क्या बनता है ना? तो चलिए, दूसरा बनाते हैं, आप लोग भी बनाइए। अब देखते हैं गौर से क्या-क्या बन रहा है। और ORES, ओर्स। हाँ, एक और बन गया। ORES, ओर्स। ओर्स भी देखिएगा तो मीनिंगफुल वर्ड ही होता है। ओर्स का मतलब क्या होता है? खनिज होता है। ये केमिस्ट्री का आपका वर्ड है ना? अब उसको ओरियो नहीं समझ लीजिएगा, ओरियो बिस्कुट। अब देखिए, ओरियो बिस्कुट का स्पेलिंग होता है OREO, ओरियो। लेकिन आपका यहाँ क्या बोला है कि प्रत्येक शब्द केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है। जो पहला जो लेटर होगा,
वो उसको एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, इसलिए। नहीं तो अभी हम लोग ओरियो बिस्कुट ही बना देते। तो इसलिए आपका ओरियो नहीं होगा, ये आपका ओट्स हो गया, ठीक है? अब चलिए अगला क्या बन रहा है? अगला देख लेते हैं। हाँ, एक और बन रहा है, गौर से देखिएगा तो, ईरज, EROS, ईरज। ईरज, ईरज का मतलब आप लोग समझते होंगे, हमको लगता है लोग जानते होंगे लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। ईरज जो है, जब आप लोग मूवी देखने जाइएगा हॉल में, तो वहां दिखेगा ईरज इंटरनेशनल। वो एक कंपनी होता है, लिया रहेगा एकदम, ईरज इंटरनेशनल। वो आपको हॉल में दिखेगा। समझ आ रहा है? चलिए, तो ईरज का मतलब होता है लव एंड डिजायर। लव एंड डिजायर का मतलब क्या होता है? प्यारा, चाहत, उसका हिंदी होता है। तो इसका भी मीनिंग आपको समझ में आ गया? तीन यहाँ पे वर्ड वर्ड मीनिंग जो हम लोग है यहाँ पे सीख चुके हैं, यानी कि तीन मीनिंगफुल वर्ड बन गया। अब देखते हैं चौथा बन रहा है, फिर से कोशिश करते बनाने का। हाँ, बन रहा है, गौर से देखिए। आपका SORE, शोर, शोर बना। ये थोड़ा-सा आप लोग को अटपटांग लग रहा होगा, लेकिन शोर का मतलब होता है, क्या होता है? आपका जैसे जैसे बरसात होता है ना, बरसात, ये ज़्यादातर अक्सर देहात वगैरह में होता है ये। बरसात में लोग का जो पैर में पानी लग जाता है ना, जो फट जाता है कि नहीं? वो मतलब अंगुली के बीच में जो नहीं हो जाता है कि अरे पानी लग गया पैरवा में, ऐसा ना बोलते हैं गाँवों में? बोलते हैं कि नहीं? तो वही इसी चीज़ को बोलते हैं शोर। शोर का मतलब होता है दर्द देना, जो आपका फटा हुआ स्किन होता है ना, उसी को बोलते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको समझ में आ गया? और भी बन रहा है? अब नहीं बन रहा, अब वर्ड वे खत्म हो गया तो, है ना? तो यहाँ अगर ऑप्शन में भी अगर गौर से देखिएगा तो चारे दिया है। ज़्यादा दिया है? नहीं दिया है, तो हम लोग क्यों बनाएँगे? बिना मतलब के, है कि नहीं? 5 देता तो सोचते कि अगला क्या बनता? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला। अब अगला देखिए, अगला को जो हम अभी क्वेश्चन आपको बताए थे, वही चीज़ को हम चित्र के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे हैं। अभी हम आपको बताए थे ना, हीरोज इंटरनेशनल, हीरोज इंटरनेशनल हॉल में। अब आप लोग को याद आ गया होगा, अरे हाँ, हॉलवे में देखे हैं ये सब। हॉलवे में देखे कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पे हीरोज इंटरनेशनल ये आपका हो गया। फिर ये जो है, जो चित्र है, ये ओर्स का है, यानी कि खनिज का है, चट्टान, है ना? इससे हम लोग बनाते हैं खनिज। फिर ये जो अभी हम आपको बता रहे थे कि जो पैर के बीच में जो होता है ना, ये काफ़ी लहरता भी है ना? देखे होंगे आप लोग। ना बोलते रे पनिया लग गलो का करियो? ऐसे बोलता है लोग, बहुत लहर रहलो, ऐसे ना बोलता है? चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको? अब अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध कीजिए, कौन सा शब्द अंतिम होगा? ठीक है? अब यहाँ गौर से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है? आपका 5 वर्ड दे दिया है, ठीक है? उसको क्या करना है? हमको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। अब फिर उसके बाद दूसरा क्या है, वो पूछा है ना? चलिए, वही जो क्वेश्चन में बोला है, वो कर देते हैं। आप लोग भी कॉपी में लिखिए और वो करिए, है ना? चलिए, तो यहाँ पे लिखा है, पहला क्या है कि अबेंडन, फिर लिखा है एक्टुएट, फिर तीसरा क्या है एक्यूमुलेट, और चौथा एक्यूट, और पांचवा अचीव। तो इसको क्या करते हैं हम लोग? इसको अल्फाबेटिकली हिसाब से, डिक्शनरी के हिसाब से सजा देते हैं, है ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सब में तो ए है ना? अब दूसरा लेटर चेक करते हैं, बी। इसमें सी, इसमें भी सी, इसमें भी सी, इसमें भी। पहला क्या हो जाएगा आपका? यही हो जाएगा। पहला आपका अबेंडन हो जाएगा, है ना? अब इसमें देखते हैं कि दूसरा क्या होगा। अब इसमें भी देखिए, सी, 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 तीसरा लेटर भी मैच करा, सी तो मैच कर गया। अब देखते हैं तीसरा लेटर टी, तीसरा लेटर टी, सी, तीसरा लेटर क्या है, क्यू, और तीसरा लेटर एच। तो सबसे पहले क्या होता है, ये सब तीनों लेटर में सी आएगा, है ना? तो ये दूसरा आपका हो गया। अब तीसरा, तीसरा क्या हो जाएगा आपका? अब इसमें आपका टी है, इसमें आपका क्यू है, इसमें आपका एच है। तो पहले क्या होगा? एच ही होगा, है ना? तो ये तीसरा हो गया आपका। फिर चौथा, फिर आपका यहाँ पे टी है, यहाँ पे क्यू है। तो पहले क्या होता है? क्यू होता है। तो ये आपका चौथा हो गया, और ये आपका पांचवा हो गया, है ना? तो ये बोला है कि कौन सा शब्द अंतिम होगा। अंतिम मतलब लास्ट, यानी कि पांचवा कौन होगा? तो पांच ही है, इसलिए पांचवा कौन हो जाएगा आपका? आपका एक्टुएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
एक टू एट होगा। ऑप्शन में है? बिल्कुल है। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन सी सही हो गया, है ना। चलिए, समझ में आ गया ना, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए अनुक्रम का अध्ययन कीजिए। दिए गए अनुक्रम के आधार पर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यानी इंग्लिश में एक बार हम आपको बता देते हैं कि स्टडी द गिवन सीक्वेंस, बेस्ड ऑन द गिवन सीक्वेंस फाइंड आउट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज आपको दे दिया गया है, तो पूछा है कि अगला क्या होगा, है ना। चलिए, चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं, आप लोग भी बनाने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है, ये सीरीज है, ठीक है। एक लेटर दे दिया आपका अल्फाबेट टाइप का, लेकिन रैंडमली दे दिया, रैंडमली दे दिया है, ठीक है। अब इसके आगे क्या हो, चलिए बनाने का कोशिश करते हैं इसको। तो यहाँ पे पहला क्या है, एन डी पी, ठीक है, एन डी पी। फिर आपका है क्यू डब्ल्यू बी। फिर क्या है, जेड एफ आर। तो बताइए अगला क्या। तो ऐसा करते हैं, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीरीज को देख लेंगे ध्यान से, और कहना क्या चाह रहा है वो चीज को मैच करवाएंगे, है ना, फॉलो करवाएंगे कि ये सीरीज फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एन, तो सबसे पहले हम लोग एन कहाँ है, यहीं पे एन दे दिया है। फिर पी कहाँ है, आपका यहाँ पे पी है ना। तो यहाँ पे देखिएगा एन के बाद पी है, यानी कि एक लेटर छोड़ा है। फिर क्या है, फिर आपका देखिएगा तो क्यू लिया है, यानी कि तुरंत क्यू ले लिया है, फिर एक लेटर छोड़ा है। फिर तुरंत जेड ले लिया, जेड लिया है, फिर आर ले लिया, यानी कि पहला लेटर छोड़ दिया है। इसी तरह क्या हो जाएगा आपका, अगला लेटर भी चेक करते हैं हम लोग, एस होगा और आई होगा, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, एस आई। अभी हम लोग देखते हैं कि ये सीरीज फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो ये चीज तो फॉलो कर दिया, एक छोड़ा एक लिया, एक छोड़ा एक लिया। अब वही चीज को देखते हैं, अब डी, डी कहाँ है, राइट साइड में। तो अगर आप गौर से देखिएगा तो एक छोड़ा है, एक लिया। अब देखते हैं कि अगला सीरीज में ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब डब्लू, हाँ ठीक है, एक छोड़ा है एक लिया है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको, एफ को, यानी कि एक छोड़ा है एक लिया है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग भी क्या करेंगे, एक छोड़ेंगे और दूसरा लेंगे, तो भी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो अगर ऑप्शन देखिएगा तो एस बी आई, है ना, यहाँ पे दिख गया आपका। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो आपको देखना है कि कौन सा लेटर कितना गैप आ रहा है, उसके हिसाब से बनाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर आपका बी हो गया। चलिए, 15 क्वेश्चन में हम लोग आ गए। बोरिंग नहीं लग रहा है ना, देखिए कैसा कैसा आपका क्वेश्चन दरोगा में रहता है ना, है ना, कितना इजी इजी क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग को बोलते हैं तैयारी में अभी से लग जाइए, है ना। क्योंकि देखिए कभी भी नोटिफिकेशन आपका दरोगा का आ सकता है ना। चलिए, अब यहाँ पे क्या बोला कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान को भरेगा और श्रृंखला को पूरा करेगा। अब यहाँ पे देखिए आपका सीरीज दिया हुआ है, आपका जैसे कि आपका जेई है, फिर आपका एल एच है, फिर ओ एल है, फिर एस क्यू है। उसके बाद पूछा कि अगला क्या होगा, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया आपका। चलिए, अब क्या करना है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम जैसे ही इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे ना तो आप लोग को दिमाग में तुरंत आएगा, अरे हाँ ये तो है, तुरंत बनेगा तुरंत बनेगा, है ना। तो ये चीज हम आपको बताएंगे जब अल्फाबेट पढ़ाएंगे, है ना। तो देखिए, आप अगर गौर से देखा जाए तो जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 10। फिर आपका ई का कितना होता है, 5। इजोटी, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इजोटी के हिसाब से, ई जोटी यानी कि ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25, ये 5 5 का है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा तो दिमाग में आएगा आप लोग को, है ना। एल का कितना होता है, 12। जे के एल, जे का कितना होता है, 10 होता है ना। तो के एल यानी कि 11 12। तो एल का 12, फिर एच, एच का 8, दो घटा दीजिए जे के पहले, है ना, 8 9 10। तो एच आई जे। ओ का कितना, अभी जोटी में 15 बताए। एल का कितना, 12 अभी बताए थे। एस का 19, 19 इसलिए क्योंकि टी का 20, तो टी एस टी यानी 19 और 20। तो आपका 19 हो गया एस। और क्यू का 17। ओ के बाद क्या होता है, पी, पी के बाद क्यू, तो दो जोड़ा, तो उसी तरह आपका 17 हो जाएगा क्यू। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देख रहे होंगे आप लोग,
कि हाँ, इसको ऊपर लिख देते हैं तो आप लोग को ध्यान में रहेगा। 10, 5, 12। अगर देखिएगा कि फर्स्ट फर्स्ट लेटर को अगर लेफ्ट साइड वाला अगर मैच करवाइएगा तो मैच हो रहा है। 10, 12, 15, 19। आगे अगला क्या हो रहा है? यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो रहा है? +2 का। इसमें कितना का? 3 का। और इसमें 4 का। तो सीरीज एक फॉलो कर रहा है। 2, 3, 4। तो अगला क्या होगा? 5 होगा। तो हम लोग 5 करेंगे। तो यानी कि 19, 19, 5, 24 होता है ना? 24 का कितना होगा? बताइए। 24 का x होगा। 24 का x होगा। XYZ यानी कि 24, 25, 26 है ना? चलिए ये हो गया। अब देखते हैं राइट वाला ई। अगर यहाँ आप गौर से देखिएगा तो 5, 3, 8। दूसरा कलर ले लेते हैं। देखिए 5, 3, 8 यानी कि 3 का गैप। 8, 4, 12, 4 का गैप। 12, 5, 17, 5 का गैप। तो अगला क्या हो जाएगा? 6 का गैप हो जाएगा। 6 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 17, 6, 23। 23 किसको बोलते हैं? डब्लू को बोलते हैं। डब्लू को बोलते हैं कि नहीं? तो ये क्या हो गया आपका? डब्लू। एक्स डब्लू। अब आप ऑप्शन में देखिए, कहीं एक्स डब्लू दिख रहा है कि नहीं? तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन बी में दिख रहा है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? देखिए खाली प्लेस वैल्यू में आपको लिखे तुरंत आंसर दिमाग में आ गया है? चलिए एक बार पढ़िएगा तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि उस समान संख्या का चयन कीजिए जो आपको लगता है कि दिए गए उदाहरण में सर्वोत्तम मेल खाती है। यानी कि सिलेक्ट द एनालॉगी विच यू थिंक मैचेस बेस्ट इन द गिवन एग्जाम्पल। ये आपका क्वेश्चन एनालॉगी का है। हम आपको जब आगे पढ़ाएंगे तो ये चीज बताएंगे कि एनालॉगी को जो रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। ये जो देख रहे हैं ना, कोलोन, डबल कोलोन, इसको एनालॉगी का फॉर्म बोला जाता है। तो चलिए बनाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है आपका? 6:2, 5:2, 9 क्वेश्चन मार्क, है ना? तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखना चाहेंगे तो ये आपका सिंगल डिजिट है। ठीक है, सिंगल डिजिट। और ये कितना है? ये आपका 3 डिजिट में है। तो ये भी आपका सिंगल डिजिट है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3 डिजिट में ही आएगा। ऑप्शन में अगर देखिएगा तो चारों क्या है आपका? 3 डिजिट में है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का, है ना? ये आप लोग थोड़ा सा पढ़े होंगे तो दिमाग में रिवाइंड आ गया होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। अगर हम देखा जाए ऐसा क्या करें जो ये 3 डिजिट में आ जाए, है ना? तो अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो 2 ही डिजिट में आएगा। 6, 6, 36। तो ये संभव तो नहीं हो रहा है। अब क्या करते हैं, इसको हम क्यूब करके देखते हैं। तो 6 का क्यूब कितना होता है? पढ़े कि नहीं? पहाड़ा, गुना, भागा, ये सब। तो देखिए क्यूब स्क्वायर, 6 का क्यूब कितना होता है आपका? 216। ठीक है, जब हम आपको पढ़ाएंगे ना तो वहाँ लेटर वगैरह कैसे उसको याद करना है, कि कितना तक हम लोग याद करें क्यूब, कितना तक स्क्वायर याद करें कि हम लोग का क्वेश्चन बने, तो वहाँ आपको हम सिखाएंगे। और फॉर्मेट भी बताएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन तुरंत आप सॉल्व करेंगे। मतलब 5 से 6 सेकंड लगेगा और आंसर आ जाएगा, है ना? तो चलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका इसका क्यूब किए हम लोग। 6 का क्यूब तो 216 आया। अब ऐसा करते हैं, इसको एक बार स्क्वायर करके देखते हैं और जोड़ देते हैं। हो सकता है कि ये आ जाए। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। जोड़िए, 6 और 6, 12। 3 और 1, 4। एक हाथ में कितना बचा? 1। तो 4 और 1, 5 और 2। अब गौर से देखिए, 252 आया? आया कि नहीं? अब ऐसा ही करते हैं इसको। इसको सेम जैसा ये था उसी टाइप का हम लोग ये कर देते हैं। तो 9 का क्यूब कितना होता है? 729। पढ़े कि नहीं आप लोग? देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, फिर आपका 4 का क्यूब 64 यानी कि 64। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। और 6 का क्यूब कितना होता है? 216। फिर 7 का बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी। चलिए आप बताइए, 9 का क्यूब 729 बता दिए। अब इसको क्या करते हैं? 9 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 9 9 81। जोड़िए, 9 और 1, 10। 8 2 10 और 1 हाथ में 11। 7 और 1, 8। ऑप्शन में है कहीं? तो बोलेगा हाँ बिल्कुल सी में है। तो देखिए ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। देखिए ये कौन सा फॉर्मेट था?
एन क्यू प्लस एन स्क्वायर कर रहे थे कि नहीं? 6 का क्यू प्लस 6 का स्क्वायर तो आया कि नहीं? तो यही फॉर्मेट आप लोग को जब हम चैप्टर वाइज आपको बताएंगे तो वहां पे कैसे कैसे होता है, क्या करना है, सब सीखिएगा। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं? चलिए, तो इसका आंसर आपका 810। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन। अब ये देखिए, आपका गौर से देखिएगा तो ये क्वेश्चन में आपको मैथ का सॉल्यूशन दे दिया है ना? ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहता है फंसाने के लिए, समझे, कि टाइम कितना जल्दी ले ले। तो ये आप लोग को थोड़ा स्मार्ट अप्रोच के हिसाब से बनाना होगा। तो चलिए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्लस का अर्थ भाग देना, प्लस का मतलब डिवाइड। हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, ठीक है? ऐसा एग्जाम में आपको करना नहीं है, ताकि एग्जाम में तो आपको टाइम मिलता नहीं है। तो ये क्या है? प्लस का अर्थ भाग देना, भाग देना। फिर क्या है? माइनस का अर्थ जोड़ना, माइनस का अर्थ जोड़ना। और गुना का अर्थ क्या दिया है? घटाना। फिर डिवाइड का अर्थ दे दिया आपका गुना। ये आपका चार दे दिया, सिंबल को इंटरचेंज करके बनाना है। तो क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। ये क्वेश्चन काफी गलत होता है, इसलिए इसको सावधानी से बनाइएगा। पता चला कि आपका 5 मिनट ले लिया और साला आंसर में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो जाइएगा। और फिर क्या होगा? आप चिड़चिड़ा हो जाइएगा, फिर अगला क्वेश्चन बनाइएगा, फिर माथा खराब हो जाएगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा रिलैक्स होके बनाना है ना? तो चलिए करते हैं। सबसे बड़ा ब्रैकेट लिखा है, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर छोटका ब्रैकेट। 17। आप इंटू, इंटू को क्या करना है? इनको माइनस करना है, -12। फिर माइनस, ठीक है, माइनस की जगह क्या है आपका? माइनस का मतलब प्लस। फिर क्या आपका? 4। डिवाइड का मतलब क्या बताएं? गुना। तो गुना लिख दीजिए आप। फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। फिर प्लस दिया है, प्लस का मतलब डिवाइड। फिर ब्रैकेट दिया है 23। और फिर माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब प्लस। फिर आपका 6। अब ब्रैकेट क्लोज, बड़का से भी क्लोज। फिर डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब गुना, यानी कि गुना कितना है? 0। समझ में आ रहा है ना? अब इसको सॉल्व करिए आप। 17 में 12 गए तो 5, ठीक है, प्लस 4 दूनी 8, ब्रैकेट बंद। फिर क्या है? डिवाइड किया है ना? फिर 23 और 6 कितना होता है? 29। अब ये बड़का ब्रैकेट बंद, इंटू 0। अब देखिए, 8 5 13 डिवाइडेड बाई 29। फिर क्या है? पूरा बड़ा ब्रैकेट से दिया है 0 से, यानी कि 0 को, कोई भी चीज को 0 से गुना करिएगा तो क्या होगा? 0 होगा ना? ये 0 आंसर ऑप्शन में है, बिल्कुल है, बी। अब यहाँ पे हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, है ना? सॉल्व करना जरूरी था, क्योंकि आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा। अब अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे ये सब करने का जरूरत नहीं था, बस हम आपको इसलिए सॉल्व करके दिखाएं कि आप लोग थोड़ा सा हैबिचुएट हो इस टाइप का क्वेश्चन कैलकुलेशन कराता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा ब्रैकेट और सबसे बड़ा ब्रैकेट क्लोज और ओपन किया है ना, और इंटू 0 कर दिया। तो अगर आप देखिए इसके अंदर कुछ हो रहा है ना, और उसको 0 से गुना करेगा तो क्या आ जाएगा? 0 ही ना हो जाएगा। तो हम लोग का यहीं पे आपका आंसर आ रहा था कि नहीं? लेकिन हम आपको सॉल्व करके दिखाएं। मजा आया कि नहीं? चलिए, आप लोग को थोड़ा सा मैथ भी समझ में आ गया होगा। चलिए, बाकी बात ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन था। आप देखिए, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो अभी हम जो बनाए बस उसकी तरह ये भी दिया हुआ है। नहीं, ये अलग है, हाँ अलग। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन एक दिया है आपका, ये भी क्या है आपका? वेन डायग्राम या एनालॉगी का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। जैसे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और तब प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त अनुक्रम चुनिए। यहाँ पे देखिए 5 वर्ड दे दिया है, इसको आपको अर्थपूर्ण क्रम के हिसाब से इसको व्यवस्थित करना है ना? चलिए बनाते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है ना? चलिए, तो यहाँ पे आप देखिए, पहला में क्या है? आंध्र प्रदेश। दूसरा में आपका ब्रह्मांड है। तीसरा में तिरुपति। चौथा में विश्व। पांचवा में भारत। यहाँ पे अगर देखा जाए तो तिरुपति
आप लोग जानते होंगे, ये नाम से आप लोग भली-भाँति परिचित परिचित होंगे। तिरुपति, तिरुपति बालाजी। तो तिरुपति बालाजी एक मंदिर है, जो कि कहाँ है? आपका आंध्र प्रदेश स्टेट में है। और यहाँ जो तिरुपति बालाजी जो मंदिर है, वो विष्णु जी का मंदिर है ना? तो फिर आपका देखिए, ये आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश स्टेट में। आप गौर से देखिएगा, आंध्र प्रदेश कहाँ है? भारत में है। भारत तो इसका कंट्री हो गया आंध्र प्रदेश का। अब भारत कहाँ है? विश्व में है। अब विश्व कहाँ है? ब्रह्मांड में है। समझे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थपूर्ण के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? देखिए, आपका तीसरा हो जाएगा तिरुपति। वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। यानी कि आंध्र प्रदेश पहले नंबर में है। फिर क्या है? आंध्र प्रदेश कहाँ है? भारत में है। तो फिर भारत कितना नंबर में दिया है? 5वां में दिया है ना? तो 5 लिखेंगे। फिर क्या है? भारत कहाँ है? विश्व में है। तो चौथा कहाँ? चौथा में है विश्व। फिर 5 दूसरा में क्या है? ब्रह्मांड। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। ये ऑप्शन में ए में है। समझ में आया कि नहीं? चलिए, अब आपको हम ऐसा करते हैं, आप यहाँ पे देखिए, चित्र में ले गए हैं, समझे? चित्र में ले गए हैं। अगर क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आया, मान लीजिए कि नहीं आया, तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा जीके भी समझ में आ गया होगा। ये जीके का भी क्वेश्चन है। रीजनिंग हमेशा ऐसा नहीं कि उसमें क्या होता है, रीजनिंग हमेशा समझिए एक तरह का एक्सरसाइज चैप्टर बोलते हैं इसको, एक्सरसाइज सब्जेक्ट। आपका वो ब्रेन का भी एक्सरसाइज करते हैं, समझे? इससे क्या है, देखिए आपको बता देते हैं। देखिए ये चित्र जो है, आप अगर ध्यान से देखिएगा, तो ये ब्रह्मांड है। ये क्या है? ये ब्रह्मांड है, यानी यूनिवर्स। अब ब्रह्मांड के अंदर क्या है? वर्ल्ड है। देख रहे हैं ये फिगर बनाए हैं आप लोग को समझाने के लिए, कितना मेहनत से। ये क्या है? पूरा दुनिया का है ना मैप। फिर देखिए, दुनिया के अंदर क्या है? भारत। भारत है ना? अब देखिए गौर से, भारत के अंदर क्या है? स्टेट, यही तो आंध्र प्रदेश है ना? अब देखिए आंध्र प्रदेश के ही अंदर क्या है? आपका तिरुपति बालाजी मंदिर। वो उसका क्या नाम है आपका मंदिर का? वेंकटेश्वर मंदिर। यहाँ शायद आप लोग देखिए, ये आपका वेंकटेश्वर मंदिर है, विष्णु जी का। कभी जाइएगा आप लोग आंध्र प्रदेश तो घूमिएगा, काफी मजा आएगा वहां पे, है ना? चलिए, ये समझ में आ गया कितना सुहावना चित्र है। चलिए, चित्र के माध्यम से आप लोग को समझ में आ गया। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि दिए गए समीकरण में प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ डिवाइड और डिवाइड का अर्थ प्लस है। देखिए अभी हम आपको 17 नंबर जो क्वेश्चन बताए थे उसी तरह। तो चलिए इसको भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं सॉल्व करने का। तो यहाँ पे दिया हुआ है इनटू, जैसे जैसे वैसे वैसे कर देना। 217, 217 इंटू, इंटू का मतलब क्या है बताइए? इंटू का अर्थ क्या है आपका? डिवाइड। तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं इसे 310 का। फिर छोटका ब्रैकेट से बंद, प्लस, प्लस का मतलब क्या बोला है? माइनस, माइनस लिख दीजिए। फिर 190, फिर प्लस, प्लस का मतलब माइनस 114, फिर करली ब्रैकेट से बंद, फिर इंटू, इंटू का अर्थ डिवाइड, डिवाइड कितना से? 190 से, फिर बड़का ब्रैकेट से बंद। फिर देखिए माइनस बोला है, तो माइनस का अर्थ क्या बताए थे? गुना, गुना कर दीजिए कितना से? 100 से। फिर डिवाइड, डिवाइड का मतलब प्लस, प्लस 50। ये आपका इंटरचेंज कर दिए, जो जो सिंबल बोला है साइन को चेंज कर दिए। चलिए अब इसको बनाते हैं। यहाँ पे आप लोग का जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा मजबूत भी होगा, इसलिए कोढ़िया मत बनिएगा, कॉपी कलम में लिखते जाइए। इससे क्या होगा कि आपका जब एग्जाम आएगा ना, तो उस समय आपका हेल्प होगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। बड़का ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, छोटका ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट दे दिया। अब 217 डिवाइडेड बाई 310। बचपन में भागा देने सिखाए थे कि नहीं मास्टर लोग? देखिए कैसे, तो 217 310 से ही भागा देंगे इसको, 217। अब देखिए 310 217 में भागा लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे? जीरो, जीरो से भागा देंगे तो जीरो। बताइए 217। अब पॉइंट यहाँ देंगे तो क्या होगा? तो जीरो ले लेंगे। पॉइंट के बाद क्या होता है? पॉइंट अगर दिखाएं तो जीरो आया ना, भागा ला, मतलब पॉइंट वाला भागा सीखे कि नहीं बचपन में? चलिए नहीं सीखे तो यहाँ पे सीखिए। अब क्या करेंगे? कितना से कट रहा है?
तो 7 से 7 जीरो जीरो, 7 एकम 7, सत्तिया 21। तो यहाँ पे कट गया कि नहीं, सीखे कि नहीं? तो यहाँ पे 0.7 आ गया भागा देने से, आ गया ना? चलिए ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर माइनस, फिर क्या है 190 में 114 घटाइए, 190 में 114 घटाएगा तो 76 आएगा, 90 में 14 घटाइए ना 76 आएगा कि नहीं? चलिए 76, फिर आपको कर्ली ब्रैकेट से बंद, मैं यानी कि मंझला ब्रैकेट, डिवाइड, डिवाइड किसे करना है आपको 190 से, फिर आपको गुना करना है 100 से और उसको जोड़ना है 50। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अब अगला स्टेप देखिए, बड़का मंझला छोटका 0.7, 0.7 माइनस है, ठीक है, गुना करेगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 76 डिवाइडेड बाई 190। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि लग रहा है कि बड़ी टाइम ले रहे हैं, बस एक बार इस सब में टाइम लीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना ये आपके लिए आसान होते चला जाएगा, इसलिए हम आपको आपके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। 190 गुना 100 प्लस 50। अब देखिए यहाँ पे 0.7 में 76 घटाइए तो क्या होगा, -75.3, क्या बड़ा से घटा रहे हैं ना तो माइनस में आएगा, बड़का को छोटका में घटा रहे हैं, समझ में आया? चलिए, और डिवाइडेड बाई 190, फिर क्या है गुना 100 प्लस 50। अब देखिए थोड़ा लंबा जा रहा है ना, 75.3 को डिवाइड करिए आप 19 से, तो 75.3 डिवाइडेड बाई 190 इंटू 100 प्लस 50। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बचपन में पढ़े होंगे आप लोग। तो यहाँ पे आप ये जीरो छोड़ दीजिए आप, तो अगर देखिएगा 19 तिया 57, 19 चौक 76, यानी कि 76 से एक कम है, 75 है ना? तो कितना में जा रहा है आपका, 3 से 3, फिर क्या आपका 9। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए यहाँ पे 19 दिया 57, बाकी बात जो बचा 9 से डिवाइड करिए आप आ जाएगा, फिर 9 6 3। अब यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए एक, यानी कि 0.3963, अब इंटू 100, फिर प्लस 50। अब यहाँ पे देखिए 0.3963 आ रहा है डिवाइड करने से, अब ये गुना करना है 100 से, तो गुना में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 शून्य है, तो ऐसा करते हैं राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, जब भी गुना करेंगे तो राइट साइड शिफ्ट कर देंगे पॉइंट को, तो ये क्या है, दो दो ले लीजिए, 1 2, यानी कि यहाँ पे पॉइंट दे दी, तो कितना बचा 39.63, माइनस में था, है ना, प्लस 50। अब 50 में 39.63 घटाइए, कितना हो रहा है आपका 10.37, ये आ रहा है आपका। तो देखिए अगर ऑप्शन में देखा जाए तो बी है आपका, देख रहे हैं कितना सॉल्व करा रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट दिमाग लगाइएगा तो यहाँ पे देखिए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन पॉइंट वाला में आएगा ना तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे कि कितना पॉइंट, मतलब कितना ऑप्शन में पॉइंट वाला दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, एक ही पॉइंट में यानी कि बी दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना? ये मैथ वाला क्वेश्चन है, इसको बड़ी ध्यान से सॉल्व करना होता है। चलिए, ये आपका 20वां क्वेश्चन और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। चलिए क्या लिखा है कि उस समान शब्द का चयन कीजिए जो आपको लगता है कि दिए गए उदाहरणों में से सर्वोत्तम मेल खाता है। अब यहाँ पे देखिए आपका एनालॉगी का ही क्वेश्चन है, हम आपको एनालॉगी पहचानने बोले थे ना, इस टाइप का अगर साइन रहेगा तो वो एनालॉगी का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मीटर को इंच से रिलेट किया तो जूल क्या होगा, जूल को किससे रिलेट करेंगे? तो यहाँ पे देखिए मीटर और इंच, मीटर और इंच जो है वो आपका लेंथ का मेजरमेंट है, समझे, ये यूनिट होता है। उसी तरह जूल का अब हम लोग ढूंढेंगे, किसमें ढूंढेंगे, ऑप्शन में ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन में जो पहला है वो किलोग्राम दिया हुआ है, यानी इसका शॉर्ट क्या होता है केजी, केजी यानी कि किलोग्राम। ये आपका दिखेगा तो ये आपका द्रव्यमान होता है, ये मास यूनिट होता है, मास का यूनिट, यानी कि मास, मास का मेजरमेंट करते हैं यानी कि द्रव्यमान का। अब रेडियन, रेडियन अगर आप लोग मैथ में पढ़े होंगे और ये फिजिक्स में पढ़े होंगे,
रेडियन, ये आपका प्लेन एंगल का एसआई यूनिट या फिर मेजरमेंट करते हैं इसको, प्लेन एंगल को। ठीक है, प्लेन एंगल यानी कि एंगल यानी कि कोण। फिर सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है, सेकेंड क्या है आपका, टाइम का मेजरमेंट को दिखाया जाता है। ये आपका सेकेंड क्या हो गया, आपका टाइम का मेजरमेंट करना, यानी टाइम का एसआई यूनिट, है ना। फिर आपका चौथा, चौथा अगर गौर से देखिएगा तो तीन को तो अलग अलग है ना। तो जूल के बारे में आप लोग तो जानते होंगे। ये जूल क्या है, कार्य तथा, पढ़े हैं कि नहीं, कार्य तथा ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है आपका, जूल होता है ना। तो उसी तरह आपका कैलोरी भी है, आपका ऊर्जा का ही एसआई यूनिट है ये। तो यहाँ पे जूल जो हो जाएगा और ये कैलोरी, ये दोनों क्या हो जाएगा, वो आपका ऊर्जा का ही एसआई यूनिट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डी ऑप्शन, यानी कि तीन आपका अलग अलग हो गया। ये आपका मैच हो रहा है, यानी कि कैलोरी होता है कि नहीं, ना बोलते हैं दौड़ने गया अरे कितना कैलोरी बर्न करेंगे, पढ़े कि नहीं, तो वही चीज है। तो यहाँ पे चलिए 20 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखा दिए। देख लिए ना आप लोग कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है दरोगा वाला में, है ना। तो इसलिए आप लोग तैयारी करिए। और ऐसा नहीं, आपको हर सब्जेक्ट में आपको इक्वल टाइम देना, ऐसा नहीं कि मेरा वो सब्जेक्ट फेवरेट है तो उसमें ही सिर्फ टाइम देंगे, ऐसा नहीं कभी करना है। आपको एग्जाम निकालना है, कंपटीशन देखते हैं ना, काफी कितना बड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन में अगर आप गलती करते तो आपको कितना पीछे धकेल देगा, इसलिए वैसा नहीं करना है। हम लोग हर सब्जेक्ट को इक्वल लेना है और अपने आप को 100% देना है और ईमानदारी से तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम आया तो तैयारी करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बस हम लोग को मेहनत करिए, आप लोग 6 महीना मेहनत करिए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जो नहीं निकलेगा। फिर हम लोग को हाँ, इनसे कहिएगा, है ना। चलिए, तो बताइए आप लोग को सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, है ना। ये मेरा आप लोग के बीच में ये पहला क्लास था, है ना। अब आप लोग को जो हम पढ़ाएंगे वो आपका चैप्टर वाइज रहेगा, वो भी देखिएगा। आपको काफी इंटरटेनमेंट के साथ बताएंगे, ऐसा नहीं कि बोरिंग होने देंगे, है ना। चलिए, तो चलिए आज यही रहने देते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना माँ बाप का ख्याल रखिए, है ना। तब तक के लिए गुड बाय।